नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। LAC यानी वो सरहद जो किसी लकीर या कांटेदार तारों से परिभाषित नहीं होती, वो लकीर जो दो देशों की सोच और समझौते से परिभाषित होती है। LAC यानी वो इलाका जहां पर चुनौतियां बताकर नहीं आती, कब कौन सी मुश्किल आपके सामने आ जाएगी आपको पता नहीं, लेकिन आपको तैयार रहना है। LAC यानी वो इलाका जहां पर किस तरह से आपको दुश्मन से मुकाबला करना है, वो भी कई समझौतों के दायरे में कैद है, आपको उसी अनुसार करना है, लेकिन पराक्रम में कमी नहीं होनी चाहिए। साल दर साल जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपनी तैनाती, अपनी मुस्तैदी यहां पर रखी है इन मुश्किलों से लड़ते हुए, एक और ठंड का मौसम सामने है, मुश्किलें सामने हैं, लेकिन सीना अड़ाकर खड़े हैं हमारे जवान। तापमान -20 के नीचे का है। यहाँ से -27-28 तक तापमान जाता है। भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पेट्रोलिंग ड्यूटी पर है। किसी भी मौसम में पेट्रोलिंग करते हैं डेली। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तरी सिक्किम के इन इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है। इस बार सर्दियां जल्दी आ गई, लेकिन सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती। परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये सर्दियां संघर्ष की गर्मी ला रही। मुश्किलें बहुत है, लेकिन हम सामना करते हैं। ये बॉर्डर के बेहद नजदीक का इलाका है। पास ही में चीन का क्षेत्र शुरू हो जाता है। भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ सरहद के इस इलाके के चप्पे चप्पे पर तैनात रहकर पेट्रोलिंग करती है। बॉर्डर सटा हुआ इलाका है, इसलिए अपने इलाके की सुरक्षा के लिए हमें पेट्रोल करते हैं डेली। लेकिन यहाँ पर तैनात रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सर्दियों के सामान्य मौसम से पहले ही यहाँ पर घुटनों तक बर्फ नजर आ रही है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। जी, सांसें आने में दिक्कत होती है, पर हम डटे हुए हैं देश के लिए, अपने देश के लिए। मौसम यहाँ ऐसा बर्ताव करता है मानो दुश्मन से कम नहीं हो। हालांकि भारतीय सेना के लिए ऐसे इलाकों में तैनाती कोई नई बात नहीं है। इस तरह के इलाकों में तैनाती उनके प्रशिक्षण का अहम हिस्सा होता है। अधिकतर सरहदी इलाकों में कमोवेश ऐसे ही हालात होते हैं। सियाचिन का माइनस का तापमान हो, करगिल की ठंडी ऊंची चोटियां, कश्मीर के दुर्गम हालात या फिर सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर की ऊंची चोटियां, भारतीय सेना के हौसले के आगे कोई नहीं टिक सकता। इन्हीं हौसलों ने हर मैदान फतेह किया है, हर ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। इस पूरे इलाके का भूगोल भी समझिए। ऊंची पहाड़ियां होती हैं, अचानक घाटियां आती हैं, ऐसे जो पहाड़ी झरने हैं, नहर हैं, नदियां हैं, वो भी आती हैं। और इससे लगते हुए जो इलाके होते हैं, वहां पर ठंड और ज्यादा भीषण हो जाती है। आपको लद्दाख में गलवान नदी का इलाका याद होगा, जहां पर हमारे योद्धाओं ने एक भीषण लड़ाई लड़ी थी चीनी सैनिकों के साथ। अब वैसे ही छोटे छोटे हिस्से, या तो कोई झील होती है या फिर इस तरह के नहर होते हैं जो यहाँ नॉर्थ सिक्किम में आप देख रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर ऐसे कठिन मौसम में भी, इन भीषण परिस्थितियों में भी तैनाती अनिवार्य हो चुकी है। और सिर्फ चौकसी के लिए तैनाती नहीं, बल्कि वाकई पेट्रोल की ड्यूटियां, और यहाँ पर पूरी चौकस निगाहों के साथ दिन हो या रात हो, हमारे सैनिकों का मौजूद रहना। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कोर है, वो सिक्किम और सिक्किम के आसपास के जो सभी इलाके हैं उनके लिए जिम्मेदार है। और त्रिशक्ति कोर की स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन
वो सिक्किम के इन दूर दराज क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पर तैनात है। मेरी यूनिट स्ट्राइकिंग लाइन डिवीजन का एक अहम हिस्सा है और इसके पूरे AOR में जहां पर भी रिक्वायरमेंट पड़ती है वहां पर हम अपनी टास्क को पूरा करने के लिए योग्य हैं और सक्षम हैं। ये नॉर्थ सिक्किम का LAC से लगता हुआ इलाका है। यहाँ दिन हो या रात जवानों की तैनाती लगातार रहती है। मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, सर्दी कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, हर हाल में संघर्ष और संघर्ष जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना है। इतने ठंडे इलाकों में तैनाती एक बहुत मुश्किल काम होती है। शून्य से नीचे का तापमान, हवा का कम दबाव और ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर पर अतिरिक्त दबाव रहता है। तरह तरह की बीमारियों के साथ लगातार तैनाती से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि सैनिकों के लिए जिस तरह के साजो सामान अब मुहैया कराए जाते हैं, उनमें चश्मे से लेकर दस्तानों तक का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इतने ठंडे तापमान में दिल से लेकर मस्तिष्क और फेफड़ों की बीमारी का खतरा रहता है। विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा दिन तक रहने से सैनिकों की भूख और नींद पर भी असर पड़ता है। वजन घटने का खतरा रहता है, याददाश्त कमजोर पड़ने की भी गुंजाइश होती है। जब जवानों की ठंडे इलाके में पोस्टिंग होती है और खासकर हाई ऑल्टीट्यूड में भी, और हाई ऑल्टीट्यूड में 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, 9000 से लेकर के 12000 फुट की ऊंचाई, 12000 से लेकर के 14000 फुट की ऊंचाई और 14000 के ऊपर वाली ऊंचाई। तो ऐसे इलाके में अमूमन सारे ही जवान एक्लिमेटाइज कर लिए जाते हैं इससे पहले कि वो उन इलाकों में जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जवानों को जबरदस्त दिक्कतें पेश आती हैं। खाना नहीं खा सकते हैं, नींद नहीं आती है, पानी पीना थोड़ा कठिन हो जाता है, स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है, सांस फूलता है, चला नहीं जाता है। इसलिए हम जवानों को बार बार बोलते हैं, पेट में रोटी, हाथ में सोटी और चाल छोटी, एंड डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। इस बार सर्दियों ने दस्तक जल्दी दी। आमतौर पर उत्तरी भारत के इलाकों में जो ठंड पहले दिसंबर में आती थी, वो अब अक्टूबर नवंबर में महसूस हो रही है। जिन पहाड़ी इलाकों में पहले क्रिसमस के आसपास दिसंबर या जनवरी में बर्फ गिरती थी, उन इलाकों में अब अक्टूबर में पहली बर्फ पड़ रही है और नवंबर में ही भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यानी इस बार तय समय से करीब 1 महीने पहले ही बर्फबारी हो गई। स्नो एंड एवलांच स्टडीज एस्टैब्लिशमेंट के अनुसार पिछले साल भी नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक हिमालय क्षेत्र में जो बर्फबारी हुई थी, वो पिछले 30 सालों में सबसे अधिक थी। लेकिन बर्फ हो या तूफान, हर मुश्किल से, हर चुनौती के सामने चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं भारतीय सैनिक। घट करते यहाँ सेंटर में पूरी तरह से तैयार किया जाता है। एक सैनिक को पूरी तरह से तैयार करते कि बर्फ में भी, गर्मी के मौसम में भी, राजस्थान में, लेह में, सिक्किम में, सभी के लिए तैयार किया जाता है। कितना भी ऑल्टीट्यूड हो, कितनी भी, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वहाँ पर सांसें आने में भी मुश्किलें होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होता जाता है। जी, सांसें आने में दिक्कत होती है, पर हम डटे हुए हैं देश के लिए, अपने देश के लिए। यहाँ पर देखिए, जैसे लगभग 17-18 हजार फीट तक ऊंचाई इस सेक्टर में चली जाती है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाता है, आपकी सांस चढ़ती है। मैं सिर्फ एक माइक्रोफोन लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ, ये बैटल लोड्स लेकर खड़े हैं, और 25 से 30 किलो वजन के बावजूद जहां पर ऐसी बर्फ में आपके पांव अचानक धंस जाता है, कई फीट की बर्फ होती है, रास्ता इन्हें खुद बनाना है अपना आगे बढ़ते हुए। हाँ मैडम, अगर बर्फ ज्यादा पड़ती है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, इसलिए हम अपना टूल सब कुछ साथ में लेके मार्च करते हैं। और सांस आने में दिक्कत होती भी है तो भी आपको प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है कि आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे कुछ भी है, हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और यही न केवल प्रशिक्षण है बल्कि यही परंपरा है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले भारी बर्फबारी होने के बावजूद भारतीय हिमवीर सीमा पर डटे हैं। पूरे साल बर्फीले अग्रिम चौकियों पर भारतीय सेना की तैनाती कायम है।
सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि लंबे समय तक तैनाती। अब भारतीय सेना के जो जवान हैं, उन्हें तो ऐसी परिस्थितियों में, चाहे जम्मू कश्मीर का इलाका हो, करगिल जैसी चोटियां हो, वहां युद्ध लड़ने का अनुभव हो, सियाचिन जैसा इलाका हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, हमारे सैनिकों को इन सारी चीजों की आदत है। हमें मालूम है ऐसे इलाकों में युद्ध लड़ा जाता है, बनिस्बत कि दुश्मन जो भी सामने हो उसे इन चीजों की आदत नहीं है। उसे मालूम नहीं कैसे इतनी लंबी तैनाती के समय सैनिकों के हौसले को बनाए रखा जाता है। पांव के नीचे कई कई फीट बर्फ हो या फिर सामने आसमान छूते पहाड़, ऊंची चोटियों से एवलांच का खतरा हो या फिर तूफानी सर्द हवाएं, भारतीय सेना के हौसलों के आगे सब कमजोर हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़ने की कला में भारतीय सेना पारंगत है और 12 महीने ऐसे इलाके में तैनाती का भारतीय सेना के पास जो अनुभव है वो किसी के पास नहीं। ठंडे इलाकों में रहने के लिए इंडियन आर्मी है अब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है। पहले भी हम लोग LAC, LOC के ऊपर जो ठंडे इलाके हैं वहाँ रहने की काबिलियत रखते थे, पर लेकिन सियाचिन के बाद जब तकरीबन वहाँ पे जब जवान अपना टेन्योर काटता है, उसके बाद जो उसका मोराल होता है वो बिल्कुल स्काई हाई, उसको लगता है वो कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। और यही कारण है कि हिंदुस्तानी फौज के जो जवान हैं कि किसी भी इलाके में हो, कितने भी ठंडे इलाके में क्यों ना हो, उसका जो मनोबल है, उसका जो जज्बा है, उसका जो काम करने का तरीका है, चाहे मौसम कैसा भी हो, आप उस सेंट्री को उसी जगह पे देखेंगे जहां पे उसको बताया गया है और वो पूरे इलाके की निगरानी रख रहा होगा। तो ये जो जज्बा, जो जोश एक्लिमेटाइजेशन से आता है, उसको एक्सपीरियंस से आता है, उसको मालूम है उसने कैसे चलना है, कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ नहीं दौड़ना है, कहाँ धीरे चलना है, सांस कैसे लेनी है, चलना और सांस लेने की जो रफ्तार है वो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, नहीं तो आदमी थक जाएगा। मुश्किलें हजार हैं लेकिन हौसलों के सामने मुश्किलें कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे खतरनाक इलाकों में भारतीय सेना की लंबे समय तक पोस्टिंग होती है और इसके लिए सैनिकों को कठिन प्रशिक्षण से तैयार किया जाता है। Defense on the borders are concerned, we are standing strong there. Everybody is sitting alert. We have also got adequate and effective weapon systems, and particularly the government has allowed us to buy whatever we need for the defense of our country by invoking emergency powers. And emergency powers have been given to the service to procure anything at our level, and that there are no questions being asked so long as it improves our security apparatus and our national security. ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सेना के ये जवान -50 तक के तापमान में सरहद की रखवाली में डटे रहते हैं। चीन से आती खबरों को भी सुनिए। पिछले दिनों ही चीन ने सर्दियों में टिक पाने में नाकाम रहने की वजह से पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया था। चीन अपने सैनिकों को क्विक रोटेशन पर भेजता है, यानी छोटे छोटे अंतराल के लिए। इन इलाकों में लंबी तैनाती के बाद चीन को यह समझ में आ चुका है कि ये उसके बस की बात नहीं है। शायद उसके पास ताकत और उपकरण हो, लेकिन न हौसला है न तजुर्बा। वो गाड़ियों में आते हैं और गाड़ियों में जाते हैं। सेंट्रली हीटेड गाड़ियां होती हैं, उससे वो काम करते हैं। वो वहां पर रहते नहीं हैं। LAC के ऊपर है, LAC से हो सकता है 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहने की उनकी आदत है, गाड़ियों में घूमने की आदत है। और वैसे भी उनकी तरफ जो रास्ता है तकरीबन, क्योंकि फ्लैट एरिया है, प्लाटो है, और हमारी तरफ थोड़ा इलाका जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है, हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत स्टीप क्लाइम्स हैं हमारे तरफ। तो ये देखते हुए मुझे लगता है चीनी सैनिकों को इसकी आदत नहीं होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 साल के अंदर चीन ने ठंडे इलाकों में तैनात लगभग अपने सभी सैनिक बदल दिए और पुराने सैनिकों की जगह नए सैनिकों की तैनाती कर दी। जानकारी के अनुसार चीन ने पिछले साल लद्दाख के पास लगभग 50,000 सैनिकों की तैनाती की थी, मगर चीनी सैनिक वहां का मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाए तो उसने अपने 90% सैनिक बदल दिए। हालांकि भारत भी अपनी तैनाती बदलते रहता है, लेकिन इतने छोटे अंतराल पर और इतने बड़े स्तर पर कभी नहीं।
भारतीय सेना के लिए ये एक सामान्य प्रशिक्षण का दौर है, जहां पर युद्ध के लिए एक प्लेटून कमांडर अपने साथ बाकी सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे जैसे यहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं, जैसे जैसे ठंड की और ज्यादा भीषण ठंड की शुरुआत हो रही है, वैसे इन इलाकों में किस तरीके से अपने उपकरणों को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको डोमिनेट करना है, वो सारी चीजें इस प्रशिक्षण का हिस्सा हो जाती हैं। युद्ध में हिम्मत जरूरी है तो हथियार भी, हौसलों की दरकार होती है तो जाहिर तौर पर उपकरणों की भी होती है। लेकिन जब तापमान ऐसा हो कि सब कुछ जमा देने पर आमादा हो, तो मशीन भी कितना साथ देगी। ऐसे इलाकों में उपकरण अपनी क्षमता का चौथाई प्रदर्शन ही कर पाते हैं, इसीलिए जरूरत होती है उनके लगातार देखभाल की। हजारों फीट की ऊंचाई पर इस तरह के मौसम के बीच जितना बड़ा उपकरण रहता है, वो ये तो जरूर तय करता है कि आपका दबदबा कितना उस क्षेत्र में है, कितना आप अपने दुश्मन पर भारी पड़ रहे हैं। यानी भारी उपकरण और दुश्मनों पर भारी पड़ना सीधे तौर पर जुड़ जाता है, लेकिन इन उपकरणों का जो मेंटेनेंस होता है वो भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बारिश भी उतनी ही होती है, बर्फबारी भी उतनी ही होती है, और इसीलिए भारी भरकम जो साजो सामान रहता है उसका मेंटेनेंस है बहुत जरूरी हो जाता है। जी, डेली रूटीन बेसिस पे हम एवरीडे ICV BMP-2 का मेंटेनेंस करते हैं। इसमें हम ICVs को 2 बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विंटर में -20 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, -20 तक। तो उस दौरान यहाँ पर ICVs के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर मॉइस्चर जमना शुरू हो जाता है। तो उस मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे लुब्रिकेंट्स जो पार्ट्स हैं, लुब्रिकेंट्स में भी इशूज ये आता है कि उसके अंदर ब्रेकेज और हार्डनेस हो जाता है, जो रबर पार्ट्स होता है। तो उसको हम दूर करने के लिए फ्यूल को टॉपअप रखते हैं। जैसे मॉर्निंग में हमारी सुबह में ICV चला, सुबह हमने फुल टॉपअप कर दिया, उसके बाद में हमारा ट्रेनिंग एक्टिविटी हुआ, उसके बाद में अगेन उस चीज को फिलअप रखते हैं, जिससे क्या है उस एरिया में मॉइस्चर ना जमे। कोई भी कॉम्प्रोमाइज का गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर जो दिक्कत होती है, उपकरण सभी हैं, हमेशा इसको आपका निरीक्षण होता है, परीक्षण होता है, ताकि इस तरह से जो प्रशिक्षण चलता रहे उसमें कोई अवरोध नहीं आए, और जब भी जरूरत पड़े उस समय हम हमेशा तैयार रहें। The character of war has been changing over the years, and over the years technology has come to play a more and more important role in the way wars are prosecuted, and that will always be the way forward. As far as induction of technology into the armed forces are concerned, I would like to reiterate that we are in no way behind as compared to any developed or developing country in the world. ये भी सैनिकों के प्रशिक्षण का ही हिस्सा होता है, क्योंकि युद्ध में किसी भी तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। बर्फीले इलाकों में या फिर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जमीनें एक जैसी समतल नहीं होती, कहीं पत्थर, कहीं पानी, कहीं बर्फ, तो कहीं बड़े गड्ढे। इसीलिए उपकरणों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होता है। पहाड़ी इलाकों में आपको समतल जमीन नहीं मिलती है, कोई सड़क नहीं होती है जिस पर आप आराम से आगे गुजर रहे होते हैं। वहां पर ऊंची चोटियां होती हैं, अचानक आपको नीचे उतरना होता है। ये देखिए, और किस तरीके से वहां पर पानी, नदियां, सारी चीजें रहती हैं, और उसमें सक्षम है ये BMP। लेकिन ये भी समझिए कि पूरी तरीके से इस तरह का किरदार निभाना, उस मशीन को जो कंट्रोल कर रहे हैं हाथ, उनके उस पर निर्भर रहता है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ठंड भले ही जल्दी आ गई, लेकिन हमारे हौसलों की गर्मी कायम। देखते रहिए आज तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन सीमाओं का यह भरोसा ब्रेक के बाद भी जारी है। आप देखते रहिए आज तक।
नॉर्थ सिक्किम के जटिल इलाकों में होने वाला ये एक सामान्य अभ्यास आप भारतीय सेना का समझ लीजिए, जहां पर युद्ध के लिए तमाम सैनिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जो सामान्य भूमिका नहीं भी रहती है, उपकरणों का सामान्य एक तरह से रोल नहीं भी रहता है, लेकिन उसे किस तरीके से तालमेल बिठाते हुए इसे काम में लाना है, उसमें बेहद पारंगत। और इस तरह की कार्रवाई अगर आप देख रहे हैं तो ये देश के लिए बेहद जरूरी। सरहद पर ठंड आ चुकी है और गतिरोध जारी है। एलएसी कोई निर्धारित लाइन नहीं है। यह आपसी समझौतों से तय की गई एक ऐसी रेखा है जो न दिखते हुए भी सरहदों को तय करती है। क्योंकि ये दिखती नहीं है तो भारत और चीन की एलएसी को लेकर अलग अलग परसेप्शंस हैं। भारत के अनुसार एलएसी 3,488 किलोमीटर लंबी है, जो 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में लद्दाख। गृह मंत्रालय के अनुसार लद्दाख सेक्टर में एलएसी 1597 किलोमीटर लंबी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345, सिक्किम में 220 और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर लंबी। हालांकि चीन एलएसी की लंबाई 2000 किलोमीटर ही मानता है। मौजूदा हालात बता रहे हैं कि चीन के साथ एलएसी पर इस साल ठंड में भी गर्मी बनी रहेगी, क्योंकि जमीनी हालात में अधिक फर्क नहीं आया है। पिछले साल गलवान हिंसा के बाद से दोनों देश 13 बार बातचीत कर चुके हैं। कुछ समझौते बने हैं, जिसकी वजह से पेंगोंग के इलाके से चीन की सेना पीछे हटी। हालांकि अब भी टकराव बना हुआ है। गलवान के बाद से ही भारतीय सेना सरहदी इलाकों में लगातार बनी हुई है और चीन की चालबाजियां जिस तरह से चलती हैं, सैनिकों की तैनाती साल के 12 महीने रहेगी। एलएसी के अलग अलग सेक्टर्स में भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको पूर्वी लद्दाख की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सेना और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी लद्दाख में एक हवाई अभ्यास किया, जिसमें भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने अपनी रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को परखने के लिए पूर्वी लद्दाख की उत्तरी सीमाओं पर पैरा जंप किए। केवल लद्दाख ही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सेक्टर और उत्तराखंड के सेंट्रल सेक्टर में अपनी दखल अंदाजी बढ़ाई। लेकिन भारत हर सेक्टर में, हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी कदम उठा रहा है, खास करके जो थ्रेट परसेप्शन चीन की तरफ से बढ़ा हुआ है। ये एक एयर डिफेंस गन है L-70, जो कि 1960 में पहले प्रोक्योर की गई थी स्वीडन से, लेकिन इसको अपग्रेड कर दिया गया है। भारत में ही इसका पूरा अपग्रेडेशन हुआ है और इसकी क्षमता, इसकी रेंज 3.5 किलोमीटर की है और सारे सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न गैजेट्स, वेपनरी इसमें है, जो इसकी क्षमता को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। ये गन हाल ही में डिप्लॉय हुई थी काफी सेक्टर्स में, LAC पर भी और LOC पर भी। इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डे लाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक
काम कर सकती है, संचालित रह सकती है। भारत एलएसी पर चीन के खिलाफ बेहतर मारक क्षमता वाले हथियारों की मौजूदगी सुनिश्चित कर रहा है। इसमें L-70 गन, बोफोर्स, M777 हाउवित्जर जैसे हथियार शामिल हैं। सिस्टम आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट शक्ति का पार्ट है। एक आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड सिस्टम डेवलप किया गया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। सिस्टम से क्या है, सारी चीजों को ऑटोमेट कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो जो टाइम हमें पहले 7 से 8 मिनट लगता था, अब हम उसे जल्दी से जल्दी 30 से 40 सेकंड के अंदर भी एंगेज कर सकते हैं। जो भी वायबल मीडिया हमारे पास है, हम उसका इस्तेमाल करके अपनी गनों तक डेटा बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो आर्टिलरी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। बोफोर्स गन्स जो कि कारगिल के युद्ध में बहुत ज्यादा असरमंद थी, अब एलएसी पर भी अरुणाचल प्रदेश में बुमला सेक्टर में तैनात की गई हैं। एलएसी के बेहद नजदीक हैं इस वक्त जहां पे बोफोर्स गन्स की तैनाती हुई है। और जिस तरह से लद्दाख में तनातनी चल रही है, अरुणाचल में भी जो कि ईस्टर्न सेक्टर में पड़ता है, भारतीय सेना अपने पूरे दमखम के साथ यहां पे तैनाती कर चुका है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का ये जो जाल है वो सामान्य नहीं है, यानी कि बहुत सालों पहले तक ये नजर नहीं आया करता था, लेकिन इन सड़कों की बहुत जरूरत होती है आम नागरिकों को भी और सेना को भी। अगर दुश्मन अपनी तैनाती बढ़ाता है तो हम जल्द से जल्द कैसे अपनी तैनाती उसे मैच कर सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर क्विक डिप्लॉयमेंट हो सकता है। उन सारी चीजों के लिए इस तरह की चौड़ी सड़कें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। बीआरओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें, जो कि सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करते हैं। और सिर्फ उतना ही नहीं, ये देखिए जो भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है, बर्फबारी के बाद सड़कों को छोड़कर बर्फ पड़ी नहीं होती है, सड़कों को साफ करना होता है, क्लियर उसे करना होता है। और आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको दिख जाएगा कि सड़कों को बर्फ से क्लियर किया जा चुका है, ताकि जो गाड़ियों की मूवमेंट हो, फौज की जो मूवमेंट है, वो किसी भी तरीके से बाधित न हो। चीन से लड़ने के लिए सेना को जितने हथियारों की आवश्यकता है, उतनी ही जरूरत सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। भारत लगातार इन इलाकों में पड़ोसी देशों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। एलएसी से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भारत के सामने हमेशा एक बड़ी चुनौती की तरह पेश आई। चीन की आक्रामकता के मुकाबले के लिए भारत अरुणाचल प्रदेश में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जुटा है। नई सड़कों और पुलों पर तेजी से काम चल रहा है। सीमावर्ती इलाकों में सड़कें होंगी तो सैन्य साजो सामान तेजी से सरहद तक पहुंचाया जा सकता है। एलएसी पर कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सड़क निर्माण का काम जोरों शोरों से जारी है। वैसे तो काफी ऐसे स्ट्रेच हैं जहां पे काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रेच हैं जहां पर काम चल रहा है। ये काफी मुश्किल टेरेन है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कच्चे पहाड़ हैं और अक्सर इन इलाकों में जब भारी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड आती है और मूवमेंट उस समय काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में कम से कम 20 ब्रिज बन रहे हैं, सड़क पर काम चल रहा है और टनल्स पर भी काम चल रहा है, ताकि कि फॉरवर्ड एरियाज पर पहुंचना पहले से आसान हो पाए। बर्फीले मौसम में अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत नई सुरंगों के निर्माण पर भी काम कर रहा है और जल्द से जल्द इनको पूरा करने का लक्ष्य भी रखा है। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला टनल के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में मौसम खराब होने के कारण अक्सर मूवमेंट जो है गाड़ियों का वो बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि इस तरह के टनल्स बनाए जा रहे हैं। 3 ऐसे टनल अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे हैं जो कि मूवमेंट है और जो एक्सेस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, उसको आसान बनाएगा। जल्द ही ये तीनों टनल तैयार होंगे। हम इस वक्त नेचीफू टनल में हैं जो कि 6 किलोमीटर लंबा है और इस जगह पर 12 महीने कोहरा बहुत होता है, बारिश बहुत होती है। इसके कारण गाड़ियों का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। इस सुरंग बनने के बाद ये मूवमेंट काफी आसान हो जाएगा, ना सिर्फ सिविलियंस के लिए बल्कि सेना के लिए भी। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना में
1555 मीटर लंबी मुख्य और एस्केप टनल के अलावा 980 मीटर की एक छोटी सुरंग भी शामिल है। ये सुनिश्चित करेगी कि चीन इस क्षेत्र में भारतीय यातायात की आवाजाही का पता लगाने में सक्षम न हो सके। हम लोग यहाँ नेचीफू टनल के कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं। नेचीफू टनल 500 मीटर लंबी टनल है जो प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर बनाई जा रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये टनल किलोमीटर 82 और किलोमीटर 88 के बीच में बन रही है। टनल बनने के बाद 500 मीटर टनल बनने के बाद 6 किलोमीटर रोड लेंथ और ट्रेवल टाइम लगभग 30 मिनट कम होगी। सुरंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बोफोर्स, टैंक और हाउवित्जर सहित सेना के तमाम उपकरण आसानी से चीन की नजर में आए बिना वहां तक पहुंचाए जा सके। इस सुरंग के बनने में असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के 4 कोर मुख्यालयों के बीच यात्रा में 1 घंटे की कमी आएगी। सुरंग के जरिए नेशनल हाईवे 13 और बोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर की दूरी हर मौसम में आवाजाही के लिए खुल जाएगी। खराब मौसम या बर्फबारी के दौरान भी सेना की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टनल के खुलने से देश को इस पूरे क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिल जाएगी। विस्तारवादी चीन का नया पैंतरा देखिए। भारत के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच चीन ने नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। इसके तहत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन इलाकों में आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाएगा। 1 जनवरी से चीन ये कानून लागू कर देगा। लेकिन चीन का असली मकसद क्या है? इस कानून के तहत चाइना अपने 1959 की LAC की परसेप्शन के तहत 600 से ज्यादा गांवों को स्थापित करेगा, जिनमें हर प्रकार का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रक्चरल सुविधाएं होंगी। उनको इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट्स भी कनेक्ट किया जाएगा और उनको PLA का और PSB का हर प्रकार से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये भारतीय सैनिक हैं जिनमें देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है। जोश, जुनून और प्रशिक्षण उनको ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार करती हैं। भारतीय सेना के जवान दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन चीन अलग अलग तरह की चालबाजियों में जुटा है। पराक्रम से मुकाबला नहीं होता है तो वो दूसरे तरीके निकालता है। चीन ने नया भूमि सीमा कानून पास किया है। अपनी नई डिफेंस नीति के तहत वो अब LAC से सटे इलाकों में आम चीनी नागरिकों को बसाने की कवायद शुरू कर रहा है। चीन ने उसको बॉर्डर डिफेंस विलेज का नाम दिया है। ये जो गांव है ये चाइना के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो सकते हैं। उनको अर्ली वार्निंग देंगे, हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर कड़ी नजर रखेंगे, पोर्टल्स का काम करेंगे और एक किस्म से ये मिलिट्री बेसिस भी होंगे चाइना की आर्मी के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जितने भी ये बॉर्डर विलेजेस हैं इनको जहां तक हो सकेगा रेल से और रोड से कनेक्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से बड़ी जल्दी से इनको रीइंफोर्स किया जा सकता है और ये उसके लिए फ्रंट लाइन का काम करेंगे। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास करीब 3 साल पहले से गांव बनाने शुरू कर दिए। LAC की दूसरी तरफ चीन ने 600 से ज्यादा डिफेंस विलेज बनाए। इनमें से करीब 400 बॉर्डर डिफेंस विलेज ईस्टर्न सेक्टर में है। ये गांव चीन की आर्मी PLA की निगरानी में है। ये गांव के नाम पर ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें सभी सुविधाएं हैं। चीन इन विलेज की कनेक्टिविटी भी अच्छी कर रहा है और इन्हें 4 लेन रोड से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इनके आसपास ऑब्जर्वेशन टावर भी दिखाई दिए हैं, हालांकि अभी यहाँ कोई आबादी नहीं है। यहाँ के जो स्थित लोकल कमांडर्स हैं उनको PLA और PSB की सुरक्षा दी जाएगी और लोकल कमांडर्स जो हैं PLA की मदद से बिना किसी इजाजत के ड्रोन्स के खिलाफ, UAV के खिलाफ, हेलीकॉप्टर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जो नॉर्मल टाइम में हिंदुस्तान और चीन की जो एग्रीमेंट्स है उसके तहत दोनों साइड में से किसी ने हथियार इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये बिना इजाजत के हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अगर किसी प्रकार का इंग्रेस हुआ है तो वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है। चीन का मकसद साफ है। सीमा से सटे इलाकों में वो आम आबादी को लाकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण के जरिए विस्तार करना चाहता है, लेकिन भारत चीन की इस मंशा से अनजान नहीं है।
भारत चीन की इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। बर्फ में पैरों के निशान बनते हैं पर फिर जम जाते हैं, मिट जाते हैं। बर्फ में पैरों के निशान रोज बनाने होते हैं। अपने पराक्रम की एक नई परिभाषा रोज गढ़नी होती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।